So after knowing about functions, we will go to limits. अब limits I don't know स्कूल में start हुआ कि नहीं हुआ, थोड़ा बहुत idea कुछ लोगों को होगा. We will go to limits. Why are we going to limits? Because with the help of limits, we will try to understand differential calculus. We will understand about derivatives. Because without limit, हमको derivative समझ में नहीं आएगा. Derivative होता क्या है? The definition of derivative is based on limits. तो आप limits पढ़ोगे, limits के बाद next chapter आएगा continuity and differentiability. Function continuous है. Differentiate करने से पहले maths में, जो तुमने physics में नहीं किया होगा, you need to know whether a function is differentiable or not. ऐसा नहीं कि कुछ भी रास्ते में हम जो differentiate कर दिया, ऐसा नहीं करते हैं. हमको पहले check करना पड़ता है whether this function is differentiable or not. Once we have checked that this function is differentiable, then we are going to differentiate it. The next chapter comes method of derivatives, method of differentiation. In this chapter, you will learn again because you have learned it already in physics. But maths में we are going to cover it comprehensively. हम सब कुछ cover करने वाले हैं. So method of differentiation, we are going to differentiate each and every possible function which we'll encounter in 11th and 12th standard. सब कुछ differentiate करेंगे. Right? MOD पढ़ने के बाद the next chapter will be AOD. So why are we differentiating? हम differentiate कर रहे हैं तो उसका purpose क्या है? So next chapter is application of derivatives. उसका purpose समझोगे तुम. कहाँ पर? At least 12th standard तक हम differentiation का क्या use कर सकते हैं? Now this chapter is huge, colossal. मतलब it's a combination of 3-4 separate chapters. AOD, application of derivatives, very important. Sir, And with this chapter, if all these 4-5 chapters are like related to each other, so we can. Yes, that's what I'm telling you, no? Each and every chapter is rated. In calculus, if you could not learn about limits, you will hardly understand about differentiability and continuity. So तो फिर हम सबकी theories एक ही notebook में लिखे और practice दूसरे इसमें करें आप वैसे? No, not required. You just connect those notebooks. उसमें कोई because listen, when you practice these problems, then you are revising the theory itself. उसमें ये मत समझना ये पुरानी मैथ्स नहीं, ऐसा करो कि थियरी हमने रट ली और फिर हम क्वेश्चंस करने बैठ गए एक साथ सारी थियरी पढ़ लेते हैं. ऐसा नहीं होता है. रिवीजन का बेस्ट तरीका क्या है कि आपने क्वेश्चंस देख लिए या फिर क्वेश्चन सॉल्व किए. सॉल्व एग्जांपल्स इसलिए वहां पे होते हैं. क्वेश्चंस को देखो, वहां से तुम्हें थियरी समझ में आएगी. थियरी पढ़ के थियरी समझ में नहीं आती मैथ्स में, थियरी करके समझ में आती है, उसको अप्लाई करके समझ में आती है. तो तुम नोटबुक्स सेपरेट ही रखो, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट थियरी स्टार्ट करो, उसमें कंटिन्यूएशन में रखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. बस जब ये पाइलॉन होती रहेगी, बहुत सारी नोटबुक्स हो जाएंगी, तो डिफरेंशियल कैलकुलस वाले जो सीरीज ऑफ टॉपिक्स, जो सीरीज ऑफ नोटबुक्स, उनको एक साथ रखना, बस ये होना चाहिए. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पे तुम्हारी डिफरेंशियल कैलकुलस फिनिश हो जाएगी. तो मैंने तुम्हें 4 चैप्टर्स बता दिए. क्या क्या? फंक्शंस, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, देन मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. यहाँ पर तुम्हारा डिफरेंशियल कैलकुलस खत्म हो गया. एंड देन वी विल गो फॉर इंटीग्रल कैलकुलस. इंटीग्रल कैलकुलस इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस. कुछ लोगों को आइडिया होगा, या ऑब्वियस सबको आइडिया होगा कि डिफरेंशिएशन का ही जस्ट ऑपोजिट है इंटीग्रेशन. तो जहाँ मतलब एक तरह रिवर्स गियर लगाना है, फंक्शन को उल्टा लेके आना है, लेकिन उसमें बहुत अच्छी थियरी है और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसका अलग एप्लीकेशन है. तो इंटीग्रल कैलकुलस में वी विल स्टडी अबाउट एंटी डिफरेंशिएशन व्हिच इज कॉल्ड इनडेफिनिट इंटीग्रेशन. सुना होगा तुमने. फिर नेक्स्ट चैप्टर आएगा डेफिनिट इंटीग्रेशन, जो थोड़ा डिफरेंट है. इंटीग्रेशन इज ऑलवेज रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन, एंटी डिफरेंशिएशन है. बट जो इंटीग्रेशन में जब तुम डेफिनेट यूज करते हो, तो वो चीज कुछ और उसके कुछ और एप्लीकेशंस भी हैं, कुछ और चीजों से रिलेटेड भी होता है इंटीग्रेशन. तो वो चीजें पढ़ेंगे डेफिनेट में, और डेफिनेट का फिर हम देखेंगे एप्लीकेशन. डेफिनेट का एप्लीकेशन कहाँ पे होगा? डेफिनेट का एप्लीकेशन होगा एरिया अंडर कर्व में. एंड देन द फोर्थ चैप्टर, लास्ट चैप्टर जो कैलकुलस का होगा, वो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन इन व्हिच डिफरेंशिएशन एज वेल एज इंटीग्रेशन. मतलब जो भी हमने कैलकुलस से पढ़ा है, जो बेसिक फंडामेंटल चीजें कवर की हैं, वो पूरा एक तरीके से रिवाइज हो जाएगा. दैट्स इट. तो ये पूरा तुम्हारा कैलकुलस का कोर्स है. एंड दिस जर्नी विल बिगिन टुडे, आज से. अब इस पूरे कोर्स में जिन चैप्टर्स में हमने जो तक हमने कवर किए हैं, उस पर डिपेंडेंसी
ऑब्वियसली अलजेब्रा पे है, मैंने तुम्हें बता दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इन इक्वेशन आना ही चाहिए. द मोमेंट वी विल स्टार्ट इंटीग्रल कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज बहुत ज्यादा है उसमें. तो ट्रिग्नोमेट्री के अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो दिक्कत होगी इंटीग्रेशन में. अभी बहुत टाइम है उसको स्टार्ट होने में, बट मैं तुम्हें अभी से बता रहा हूँ डिपेंडेंसी कहाँ पर है. कि तुमने अगर पहले से नहीं पढ़ा है या वीक हो या तुम्हें अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है उस चैप्टर में, तो इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट होने से पहले ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर कर लो. इतना ही है, ठीक है ना. बहुत स्मूथली चलेगा, बहुत आराम से चलेगा. और सर वो स्टार्ट कब होगा? कौन सा, क्या कब स्टार्ट होगा राज? सर इंटीग्रल कैलकुलस शायद. अच्छा इंटीग्रल कैलकुलस, अरे पूरा पूछ तो ले. देखो ये 4 चैप्टर्स जो है मुझे लगता है कि देखो जनवरी में, फेब, मार्च, मतलब ये मान लो कि मई में स्टार्ट होना चाहिए इंटीग्रल कैलकुलस, मई में. क्योंकि सर अच्छे से कर लो, मतलब उसमें बुक्स और फॉर्मूलेज ही ना, बस ट्रिग्नोमेट्री के. यस यस यस, मतलब अब ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस मतलब बहुत सारे यूज हो सकते हैं उसमें. टेलीस्कोपिंग वाली चीजें भी यूज हो सकती हैं. कई बार इंटीग्रेट करने में दिक्कत क्या आती है कि दो फंक्शंस जो ट्रिग्नोमेट्रिक है वो मल्टीप्लाइड है, हमने उसको ब्रेक किया एडिशन में और इंटीग्रेट हो गया, तो वो सारी आइडेंटिटीज जो है ना वो यूज होंगी. बट टाइम है अभी. और ऐसा भी नहीं कि हमें ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल नहीं आती, कई लोगों को बहुत अच्छे से आती है, कई लोगों को थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस अगर कम होगा तो भी टाइम है. मैं ये बता रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री एनी वेज तुम्हें रिवाइज करनी ही पड़ेगी, बिकॉज फंक्शंस के साथ साथ एक चैप्टर और पढ़ना है. फंक्शंस का ही पार्ट है वो, बट अगेन पार्ट क्या कहो कि एक अलग चैप्टर ही है, उसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. तो बिना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फंक्शन कंप्लीट नहीं होगा. और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होगा ऑब्वियसली. तो बिना ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हुए तुम्हें आईटीएफ आएगी. तो ट्रिग्नोमेट्री की तुम चिंता मत करो, ट्रिग्नोमेट्री इतनी बार रिवाइज हो जाएगी कि तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है, तो नाउ सर तो फंक्शंस के लिए अलग बुक बनानी है. यस, सर पीएनसी रेगुलरली करते रहना अभी. पीएनसी आती रहेगी, मैं पीएनसी तुम्हें देता रहूंगा. पीएनसी बस इतना कर लो कि जब तक वो बुकलेट फिनिश नहीं हो रही है, डीबी भी फिनिश नहीं हो रही है, डेली के 4-5 क्वेश्चन करते रहो. डेली जो है कुछ ना कुछ क्वेश्चन करते रहो जब तक वो फिनिश नहीं हो रहा. अगर और करना चाहते हो आई गिव यू बुक, ई बुक्स पढ़ी मेरे पास बहुत सारी, या फिर तुम्हें असाइनमेंट चाहिए पीएनसी के, वो मैं तुम्हें दे दूंगा करने के लिए. जितना मटेरियल चाहिए मुझसे बताओ, मैं तुम्हें देता रहूंगा अगर तुम्हें एक्स्ट्रा करना है, कोई कमी नहीं. लेकिन जो लोग ठीक है लिमिटेड कैपेसिटी में सर वो काम ऐप करते में 4000 क्वेश्चंस हैं. हैं, ऐप के क्वेश्चंस ऐसा सॉल्व मत करो. टेस्ट ऐप की ऐप का यूज अगर तुम्हें करना है तो उसमें टेस्ट जनरेट करो और टेस्ट दो टाइम लगाकर. ऐसा नहीं कि क्वेश्चन उसके पढ़ डाले कहीं से, क्या फायदा है. तुम्हें असाइनमेंट चाहिए, मैं दे रहा हूँ ना, तुम असाइनमेंट मुझसे लो. सर हम लोग मतलब जो नोट्स बनाते हैं क्लास वर्क का मेंटेन कर, ठीक है, होमवर्क भी हमें मतलब ऐसा करना है क्या कि एकदम मेंटेन दो होमवर्क भी? होमवर्क कैसा करना है सर मतलब क्लास वर्क के जो नोट्स रहते हैं ना वो ठीक रहते हैं, बट होमवर्क जो हम लोग करते हैं उसको भी मेंटेन रखना है क्या? यार? मैथ्स में मेंटेन वाली बात सर मतलब क्या बताऊं तुमको. मतलब कर तो लेंगे वो ठीक है, बट फिर वो करो, solve क्लास करो. वर्क में सही रहता है, होमवर्क में बहुत देखो ऐसा हिचकिच हो जाता है. मैंने कभी फील नहीं किया कि मैंने कोई क्वेश्चन कहीं सॉल्व किया फिर मुझे उस नोटबुक की जरूरत पड़ी हो कि मैंने कहाँ सॉल्व किया था, सोल्यूशन कहाँ गया. बिकॉज इन केस में भूल गया तो मैं तो बैठा ही हूँ, तुम भूल गए, मैं बैठा हूँ ना यहाँ पर, मुझसे पूछो कोई बात नहीं. लेकिन जो मैं स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ कि जो क्वेश्चन बुकलेट में, असाइनमेंट्स में, डीपीपीज में नहीं होते हैं उनको सर्कल कर लो. हाँ सर, वो क्वेश्चन और को कर लेते हो, सोल्यूशन उन क्वेश्चंस को जब तुम सॉल्व कर रहे हो कहीं ऐसी नोटबुक में ऐसी जगह पर स्टोर रखो कि हाँ अगर मैं दोबारा रिवाइज करने गया, मैं स्टक हुआ, तो मुझे एक बार को अगर देखने की जरूरत पड़े तो वो नोटबुक में मुझे मिल जाए. उन क्वेश्चंस को अगर तुम ढंग से सॉल्व कर लिखोगे तो अच्छा रहेगा. बाकी जो तुम्हें आते हैं उनको ऐसा स्टोर करने की जरूरत नहीं है कि ठीक है रफ में सॉल्व किया खत्म हो गया, दोबारा सॉल्व करो, क्या फर्क पड़ता है. लेकिन जो चीज नहीं आती है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तुमने वहां पे नोट्स बनाए कि तुमने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया या तुम नहीं कर पाए, तुमने मुझसे हिंट मांगा,
तो वो जो पॉइंट था जो मैंने तुम्हें बताया, वो तुम्हें क्यों नहीं स्ट्राइक किया, वो कौन सा आइडिया था? या हो सकता है कि एक नई थियरी हो, तो तुमने वहां पे एक नोट बनाया कि हाँ भाई इस क्वेश्चन में तो वो एक अलग थियरी होगी, मतलब एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मुझे क्या करना है। समझ में आ गई बात? तो जो क्वेश्चंस हम नहीं सॉल्व कर पाते हैं उनको या तो बुकलेट में भी काम कर सकते हो, तुमने सर्कल कर दिया और नीचे लिख दिया कि हाँ भाई ये मैंने नहीं सोचा था या हिंट है इस चीज का, तो वो चीज कहीं ना कहीं होनी चाहिए, क्योंकि मतलब वी विल फॉरगेट अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे 3-4 महीने में, और नए चैप्टर्स आएंगे, पुराने चैप्टर्स हम भूलते हैं, वी टेंड टू फॉरगेट, बट 4 महीने बाद हम वापस वो क्वेश्चन करने जाएंगे, इट इज क्वाइट लाइकली कि हम वो वापस ना कर पाए। तो अगर वो नहीं हो पाया दोबारा तो कहीं ना कहीं तो रेफर करना पड़ेगा। अब वर्स्ट केस में तुम मुझसे पूछोगे, भाई तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, तुमने कहाँ लिखा है, कहाँ तुम्हें कुछ मिल नहीं रहा, तुम दोबारा पूछोगे। लेकिन ये ना हो, वो हमें कोशिश करनी है कि दोबारा हमको ना पूछना पड़े, अपने आप वो चीज स्ट्राइक हो जाए, या फिर हम कहीं से अपना जो मैंने हिंट लिखा हुआ है वो हमने एक्सेस कर लिया और हमको समझ में आ गया। तो केवल उन क्वेश्चंस को, उस थ्योरी को जो तुम्हें नहीं समझ में आई थी या नहीं हो पाया था, उसको जो है ढंग से लिखो। बाकी जो थ्योरी पार्ट है, जो नोट्स है, वो तो प्रॉपर्ली मेंटेन करो, लेकिन क्वेश्चंस को इस तरह मतलब बहुत ज्यादा सजा के रखने की जरूरत नहीं है मैथ्स में। तो मैं बता रहा हूँ कोई ऐसा कुछ नहीं है, बस इतना कर लो कि जब तुम खुद लिख रहे हो तुम्हें अपनी हैंड राइटिंग समझ में आ जाए, इतना कर लो बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करें अब। फंक्शन स्टार्ट करने से पहले से मैंने कहा कि हमें एक रिवीजन कर लेना चाहिए। दो चीजें हैं, एक तो मैं तुम्हें बताऊंगा इन इक्वेशंस में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, trigonometric inequalities. For example, sin x less than half, ये रही है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वहां पर इक्वालिटी की जगह पर इनइक्वालिटी है, राइट? हाउ विल यू सॉल्व sin x लेस देन हाफ? सॉल्व कैसे करो बताओ? सर ग्राफ से। ग्राफ बनाए, चलो ग्राफ बनाते हैं। लो भी ग्राफ बना दिया, अब बताओ आप क्या करो? So half सर एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे 1/2 से जाता हुआ, जो वो एक्स एक्सिस से पैरेलल हो। ये बना दिया मैंने। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं, कैन यू टेल मी क्या है ये पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन? Like immediately after 0, the first point of intersection is 5/6। 5/6 good. Next one is 90 plus 5/6 sorry क्या बोला? मैं बोला कॉन्फिडेंटली sin x हाफ कहाँ पे होता पता नहीं है तेरे को रजत? 2/5। गलत बोल रहा था। सही कर ले अब तो सही कर लो भाई। कौन बताएगा? अभिन 150। हाँ सर। बता ना। सर π/6 प्लस π/2। पाई माइनस π/6, 5 π/6 150 डिग्रीज। कहाँ सो रहे हो तुम लोग यार? नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? 5 प्लस कर ये 5 प्लस यार जोएब क्या बोल रहे हो? सर ऐसा हम क्या कर सर? 5 प्लस क्यों बोल रहे हो यार?
2 पाई तो यहाँ पे आ गया ना। 2 पाई प्लस पाई बाई 6। हाँ नेगेटिव हो जाएगा। हाँ सर उधर नेगेटिव। It's not a good start. मतलब इनइक्वालिटीज पढ़ रहे हैं और इक्वालिटी नहीं पता है साइन एक्स हाफ होता कहाँ पर है, तो हम इनइक्वालिटी कैसे पढ़ेंगे भाई? अरे पहले इक्वालिटी तो आनी चाहिए। चलो खैर, अब क्या तुम ये ग्राफ देखकर ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि साइन एक्स हाफ से छोटा कहाँ पर है? साइन एक्स लाइन लेस के देन हाफ का नीचे। मतलब क्या है? टू लाइन लाइन के सर मतलब नीचे वाला हिस्सा। साइन एक्स का मतलब वाई एक्सिस, मतलब वाई कोऑर्डिनेट। तो इस ग्राफ पे वो सारे पॉइंट्स जिनका वाई कोऑर्डिनेट हाफ से छोटा है इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, हम बात कर रहे हैं इस ग्राफ की, ये वाला जो मैं शेड कर रहा हूं। जो मैं शेड कर रहा हूं वो हमारा ग्राफ है जो जिस पर साइन एक्स की वैल्यू हाफ से छोटी है। बहुत अच्छी बात है। अब क्या इस ग्राफ को देखकर तुम अपना आंसर दे सकते हो? हु विल ट्राई? तनिषा, तनिषा ट्राई करेगी? क्या होगा आंसर तनिषा? हाँ सर For what values of x sin x will be less than half? सर आपकी आवाज अचानक से कम हो गई। हाँ वॉल्यूम सर कम हो गया? सर सर हेलो, सर आप एक बार वापस बोलोगे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स? for what values of x sin x is less than half? अभी प्रॉपर्ली आ रही है आवाज? हाँ सर साइन एक्स की वैल्यू हाफ से कम ग्राफ में दिख रही है। पाई For बाई what? 6। पाई बाय 6 पे तो हाफ है ना। हाँ हाँ मैंने कहा लेस देन हाफ, हाफ से कम। पलक, पलक, बताओ। हाफ से छोटा, देखो ना, हाफ से कम। तो हाफ से कम कहां पर है बताओ ना। सर 5/6 और -4 5/6 मैंने जो ग्राफ शेड किया है वही तो है। ये देखो ना, 0 से π/6 एक्स एक्सिस पे मूव करो। 0 से π/6 ये ऑब्वियस नहीं है कि अगर तुमने एंगल्स 0 से π/6 के बीच में लिए तो साइन एक्स की वैल्यू हाफ से कम होगी। 30 डिग्री से छोटे एंगल्स के लिए साइन एक्स की वैल्यू हाफ से कम होगी या नहीं होगी? ग्राफ पे दिख रहा है नहीं दिख रहा? लेकिन बाकी रेंजेस का क्या? सर लेकिन मतलब इसमें 5 तो by 6 to 2 जनरल plus सोल्यूशन 5 by टाइप 6. आंसर रहेगा ना मतलब। हाँ सर। यूनियन, बिल्कुल सही बात है कि अभी हमारा आंसर नहीं आया। अभी हमको और आंसर्स दिखाई दे रहे हैं। कहाँ से? अब ये स्टार्ट हो रहा है 5 π/6 से। 3 पाई बाई 2 pi 2 plus 2 pi. 2 पाई प्लस पाई बाई 6 बोथ एक्सक्लूडेड मतलब। 3 पाई बाई 2 होगा ना। Why 3 π/2? 3 π/2 कहाँ से आया? सर -1। चलो एक बार मैं 2 पाई तक ही ले जाता हूँ और फिर मैं स्टार्ट कर दूंगा ऐसा 2 पाई 2 पाई प्लस π/6 यूनियन एंड सो ऑन। ऐसा ये है वो सॉल्यूशंस, ये है वो x की वैल्यूज जिनके लिए साइन x हाफ से छोटा है।
बट यार ये n pi plus minus pi by 6 जनरल निकाला sin था। x इक्वल्स टू हाफ नहीं पूछा जा रहा, sin x इक्वल टू प्लस माइनस हाफ नहीं पूछा जा रहा, sin x लेस देन हाफ पूछा जा रहा है। हाँ सर उनके बीच में मतलब। n पाई माइनस पाई बाय 6 से n पाई प्लस पाई बाय 6 ये कह रही हो? हाँ वैसा। नहीं, बिकॉज अगर तुम n यूज करोगे तो फिर पाई प्लस पाई बाय 6 और मतलब ऐसे कई वैल्यूज आएंगी या ऐसे कई वैल्यूज छूट जाएंगी जो हमारे आंसर का पार्ट है। हाँ, लेकिन ये जितना मैंने भी ग्राफ बनाया, जो मैंने भी आंसर लिखा, ये क्या सबको क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? अगर ये चीज क्लियर है तो ये भी समझ में आ रहा होगा कि इसका आंसर कोई फाइनाइट इंटरवल, मतलब एक फाइनाइट रेंज नहीं है। इट विल गो ऑन एंड ऑन फॉरएवर बिकॉज साइन इज अ ग्राफ फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी ऑन एक्स एक्सिस इट मूव्स। तो डेफिनेटली हमारा जो आंसर है उसमें इनफाइनाइट इंटरवल्स आने वाले हैं यहाँ से। बट कैन वी क्लब दीज इंटरवल्स इन वन ग्रुप? हम एक कंसाइज आंसर इसका दे सकते हैं क्या? हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं क्या? एक हम सर -1 to ले सकते हैं। -1 to हाफ के जितने भी सॉल्यूशंस है वो देखो। यस यस, हम वही कर रहे हैं। बट -1 to हाफ के सॉल्यूशंस जो हमने लिखे हैं उसको हम क्या एक जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में सीखा था, तो क्या हम एक जेनरिक फॉर्म में उसका आंसर दे सकते हैं? अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के टाइम पे बताया था कि एक एंगल को जनरलाइज करने के लिए, क्योंकि एंगल सारे डिफरेंट होते हैं, 0 डिग्री 360 डिग्री सब डिफरेंट है। वो अलग बात है कि 0 और 360 को हम सिमिलर मानते हैं बिकॉज हम घूमकर वहीं पहुंच जाते हैं। सर हाँ सर हम क्लोज ब्रैकेट में 2n पाई लिख सकते हैं और फिर ओपन मतलब राउंड ब्रैकेट में हम लोग ये लिख सकते हैं 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6। बिल्कुल सही बात है। हम अगर 0 से 360 डिग्रीज तक का आंसर निकाल लें, 0 से ये देखो 0 से 360 यहां तक, अगर तुमने ये आंसर निकाल लिया तो तुम्हें पता है कि यही ग्राफ आगे रिपीट होने वाला है। पहले भी वही ग्राफ था, बाद में भी वही ग्राफ है, अभी भी वही ग्राफ। पीरियोडिक फंक्शन है। तो अगर तुमने 0 से 2 पाई तक का अपना आंसर निकाल लिया ग्राफ देखकर या किसी भी मेथड से, मैं और मेथड डिस्कस करूंगा अभी, सो ऑल यू हैव टू डू इज टू ऐड 2n पाई, जो तुमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में भी किया था। 2n पाई तुम ऐड करोगे 0 में तो ये देखो 2n पाई बन गया। पाई बाय 6 में तुमने 2n पाई ऐड किया तो ये बन गया 2n पाई प्लस पाई बाय 6 यूनियन 2n पाई प्लस 5 पाई बाय 6 कॉमा क्या 2n पाई प्लस 2 पाई, where n is any integer, और this will complete your answer। देखो ना, अगर तुमने n को रख दिया 0, अगर तुमने n को रखा 0 तो ये आंसर आ गया 0 to pi by 6 and 5 pi by 6 to 2 pi। अगर तुमने n को रख दिया 1 तो तुम्हारा अगला आंसर आ गया 2 pi to 2 pi plus pi by 6 and 2 pi plus 5 pi by 6 to 2n pi plus 2 pi and so on and on। -1 रख दिया, इसका पिछला आंसर आ गया। -2 रख दिया, उसका और पहले का आंसर आ गया। So you have every possible answer in this part। Are you getting me? बात समझ में आ रही है? And why is this happening? बात समझ में आ रही है? ऐसा हुआ क्यों? Why this trick works? जो चीज हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में सीखी थी, एक बार वही चीज फिर से रिवाइज हो रही है। Because the graph of trigonometric functions is periodic in nature. After 360 degrees, the graph is going to repeat itself। 2 पाई के बाद रिपीट होना है। तो अगर हम 2 पाई तक इक्वेशन सॉल्व कर लें, इन इक्वेशन सॉल्व कर लें और उसके बाद वो 2 पाई 2n पाई ऐड कर दें तो हमारे पास एक जेनरिक सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। दैट्स इट। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की जो थियरी है
वो यही है कि जिस फंक्शन का तुम्हें पीरियड पता है, फंडामेंटल पीरियड, कि कहाँ किस पॉइंट के बाद, किस वैल्यू के बाद ग्राफ जो है रिपीट होने वाला है, केवल वहां तक के सोल्यूशन निकालो, विच वी यूज टू कॉल प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के बाद यू ऐड 2n पाई टू इट, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो थियरी में एज सच मैं तुम्हें एग्जांपल्स कराऊंगा ये बहुत सारे, लेकिन जो जो मैंने अभी तुम्हें ट्रिक बताई, जो तुम नोट कर सकते हो, ये है सॉल्व inequality for the fundamental period which is usually 0 to 2 pi। चेंज हो सकता है, ये अभी चेंज कहाँ पे होगा मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तो सॉल्व inequality for the fundamental period and add what? 2n pi. Look, 2n pi in case 2 pi is the fundamental, मतलब 360 डिग्रीज के बाद वो रिपीट हो रहा है। अगर मान लो वो पीरियड पाई है, फॉर एग्जांपल, हाँ, तो add n times fundamental period to each value, you get your generic answer। It is not that difficult as it sounds। अभी अभी हमने जो लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, लग रहा है कि क्या हो रहा है भाई, 2n पाई ऐड कर दिया क्या हो जाएगा, कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है। आई थिंक सभी लोग विजुलाइज कर पा रहे होंगे। ये लाइन जब हमने ब्लू लाइन ड्रॉ की थी, तो ब्लू लाइन ने हमको बता दिया था कि भैया इस लाइन के नीचे रहना है, लाइन के ऊपर नहीं आना। इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि तुम्हारे पास वाई एक्सिस में कंपैरिजन है और तुम उसके करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यूज निकालने की बात कर रहे हो। साइन एक्स में तुम्हें साइन को तो उठाना है, एक्स की वैल्यूज निकालनी है, राइट। आंसर में देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स बिलोंग्स टू, तो तुम्हें साइन एक्स से एक्स पे आना है, वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस से करस्पॉन्डिंग तुम्हें वैल्यूज चेक करनी है, बस इतना ही करना है। और अब वो काम इसलिए आसान हो गया बिकॉज अब हमको पूरे ग्राफ को चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें केवल उस ग्राफ के उस फंडामेंटल पीरियड में चेक करने की जरूरत है। जैसे साइन एक्स है, कॉस एक्स है, सेक एक्स कॉसेक एक्स है, मान लो अगर ये आते हैं, तो हमें केवल 0 से 360 डिग्रीज के बीच में चेक करने की जरूरत है। उसके बाद अपने आंसर में हम सिंपली 2n पाई ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई जो मैंने बताई अभी? Yes. Yes, sir. चलो ठीक है, तो अगर आई है तो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो और मुझे उसका आंसर बताओ। क्वेश्चन है cos x ग्रेटर देन 1/√2। मुझे उसका आंसर बताओ। चलो
हाँ भाई, कोई बता रहा है? सर एक मिनट। अर्पित, अपना मुझे सोल्यूशन व्हाट्सएप करो, जो भी तुम सॉल्व कर रहे हो मुझे व्हाट्सएप करो। अर्पित और स्मिथ दोनों व्हाट्सएप करो अभी। इस क्वेश्चन तुमने जो भी अभी तक अटेम्प्ट किया है मुझे जल्दी से व्हाट्सएप करो। स्मिथ ने भेजा है। ओके स्मिथ, तुमने शायद ध्यान नहीं दिया कि मैंने बोला ग्रेटर। बेटा स्मिथ, आवाज आ रही है? हाँ सर। ग्रेटर, ग्रेटर, लेस नहीं, ग्रेटर। फिर से देखो तुमने क्या ओके। लिखा है, हाँ सर। देखो उसको। अर्पित, अर्पित कहाँ है? अर्पित, सर हो गया। हो गया? ओके। सर आपको भेजा है। मैं देखता हूँ। मैं जो पूछ रहा हूँ लोग बोलते क्यों नहीं भाई? नारियल फोड़ना सर करेक्शन करके भेज दिया, मैं चेक कर लेना। क्या? एक मिनट रुको। मैं एक बार बना लूं ग्राफ। ये ऐसा लग रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं यार। क्या बहुत दिन हो गए क्या पढ़े हुए? खैर, हमारी जो ट्रिक थी, हम जैसा हम बोल रहे थे, जो फंडामेंटल पीरियड है उसका वो पता है 2 पाई है, 360 डिग्री तक है। वहां तक का सोल्यूशन एक बार निकालते हैं। पहले हम 0 से 360 के बीच में सोचते हैं। cos x की बात हो रही है। 1/√2 हमको पता है। 1/√2 ये कहां पर होगा? 1/√2 होगा कहां पे होगा भाई? π/4। π/4 पर। दोबारा कहां पे होगा? π/4। π-π/4। पाई माइनस π/4? नहीं सर, नहीं। π+π/4। तुम लोग बहुत कॉमेडी कर रहे हो बे आज। क्या मूड नहीं क्या पढ़ने का? तो मैंने 2π - π/4 किया और एक 2π। नहीं, वो एक पाई वाला भी आया। 2π - π/4 ये सही है। अब बताओ।
फिर हमने ऐसा किया कि 0 इंक्लूसिव किया और फिर π/4 तक लिया और फिर यूनियन उधर से उधर तक लिया और फिर 2n का ऐड कर दिया। भाई ग्रेटर का मतलब क्या है? बड़ा होना चाहिए। इस लाइन के इस बार नीचे के नहीं, ऊपर के ग्राफ की बात हो रही है ना। हम बात कर रहे हैं इस ग्राफ और इस ग्राफ की। बताओ सही बात है नहीं सही बात है? हम बात कर रहे हैं उस ग्राफ, उस पोर्शन की ग्राफ में जो जिसकी वैल्यू 1/√2 से बड़ी है, या जिसका y कोऑर्डिनेट 1/√2 से बड़ा है। लाइन के ऊपर जाओ, सही है ना। अब क्या सोचना है, हर एक पार्ट जो हमने अभी ये देखो जो मैंने ये किया उसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज क्या है, यही तो सोचना है। कितना मुश्किल है सोचना भैया, कितना मुश्किल है ये? बताओ मुझे, कौन बता रहा है आंसर? क्या आंसर आएगा? मैं ट्राई करूँ? हाँ बताओ। सर इंक्लूसिव 2n पाई 2n पाई नहीं n पाई नहीं, अभी तुम 0 से 2 पे बताओ क्या आंसर। 0, π/4 0, π/4 हाँ π/4 राउंड ब्रैकेट यूनियन यूनियन 7 π/4 राउंड ब्रैकेट उसको वैसे ना दो 2 पाई माइनस π/4, क्या दिक्कत है? ठीक कॉमा है 2 7 पाई π/4 कॉमा 2 इंक्लूसिव। पाई इंक्लूडेड, ये ना। हाँ सर, और इसको जनरलाइज कैसे करोगे? 2n पे ऐड कर दो, 2n का ऐड कर दो। तो क्या आंसर आ गया? 2n पाई, तो 2n पाई प्लस π/4 यूनियन क्या 2n पाई प्लस 2 पाई माइनस π/4 या फिर 7 π/4 से लेकर 2n पाई प्लस 2 पाई। खत्म हो गई बात, बिल्कुल सही है। इसमें क्या तकलीफ है बताओ मुझे, क्यों? ठीक है, एक दो तो बहुत ही सिली मिस्टेक्स हो गई, किसी ने ग्राफ नीचे देख लिया, किसी ने ऊपर देख लिया, वो अलग बात। और किसके आंसर्स आए हैं भैया? जोहेब का आंसर मैच अरे करा जोहेब जनरल तुम्हारा? फॉर्म है ना। हाँ जनरल आंसर है जोहेब का आंसर, सही है, बट वेरी गुड। और ये किसका आंसर है? सर मतलब इस फॉर्म में वो हमें n की एक स्टार्टिंग वैल्यू और एक एंडिंग वैल्यू देंगे, वो डाल के बस हमें फाइंड आउट करना है, या फिर एक ही वैल्यू देंगे? क्या फाइंड करना है? आंसर आ गया, यही आंसर है। सर तुम्हें नहीं कुछ मतलब अगर किसी एक इंटरवल का पूछा उन्होंने तो ये तो जनरल हो गया। मुझे पूछा गया है कि इसका आंसर क्या है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x cos x विल बी ग्रेटर देन 1/√2। तो फॉर ऑल वैल्यूज, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n, तुम जो भी n डालोगे यहाँ पर, द इंटरवल यू विल गेट there cos x will be greater than 1/√2, that's it. Just like the general solution of trigonometric equation, this is the general solution to a trigonometric inequality. बात समझ में आई? ट्रिग्नोमेट्रिक sir. इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन भी जनरल होगा ना, बिकॉज इट नेवर स्टॉप्स। ये कोई ऐसा ग्राफ नहीं है कि यहाँ पे रुक गए, इट विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन फॉरएवर। तो ये अगर चलता ही गया अप टिल इंफिनिटी तो उसको जनरलाइज करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से पता है तुम थोड़ा स्लो चल रहा है अभी, इतना स्लो होना नहीं चाहिए था, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ने के बाद यू कैन रिलेट इट वेरी इजीली यार। अपना फंडामेंटल सॉल्यूशन निकालने के बाद यू हैव टू ऐड 2n पाई टू इट। 2n पाई, खत्म हो गई बात। ये तो हम कर रहे हैं, देखो ना 2n पाई, यही तो हमने पहले भी किया था। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यू कीप ऑन ट्राइंग एंड यू विल कीप ऑन इंप्रूविंग डेफिनेटली। धीमे धीमे समझ में आएंगी चीजें। तो जो मिस्टेक इस बार लोगों से हो गई बाई चांस, वो ये हो गई थी, एक से नहीं 2-3 सोल्यूशन मेरे पास आए, सभी ने पिछले सोल्यूशन के करस्पॉन्डिंग देखा कि मैंने नीचे नीचे ग्राफ को शेड किया था, लोगों ने नीचे ही कर लिया। हमेशा नीचे नहीं देखना है, इनइक्वालिटी के साइन को देखो, ग्रेटर है लेस है उस पर डिपेंड करता है ना, कि हमको ग्राफ के ऊपर देखना है उस पॉइंट के या फिर नीचे देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सपोज साइन
square x sin square x या ऐसे कर लो 2 sin square x minus 3 sin x plus 1 less than or equal to 0. आपको घबराने की बात नहीं, कोई डरने की बात नहीं है। पहले हमको इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है और ये दो इनइक्वालिटीज का कॉम्बिनेशन है। किस टाइप की दो इनइक्वालिटीज? तो एक तो हमारी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है द मोमेंट वी प्लग इन द वैल्यू ऑफ sin x as t। सर 1 सर 1 या हाफ रहेगा। बच्चों, सर छोटे हाँ छोटे सर, प्यारे बच्चों, हाँ सर मतलब वो नहीं रहेगा, मतलब क्वाड्रेटिक बेबी की कर्व। रूट निकालने को नहीं कह सर रहा बेबी हूँ। कर्व नहीं किया सर अभी तक। जब तुम बड़े हो चुके हो कि मैं तुम्हें पूछूं कि बेटा बताओ उसकी रूट क्या है, तो थोड़े तो बड़े हो ही सर गए। आवाज सर कम हो आपकी गई। मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर। आ रही है ना? हाँ सर। तो पहले आप लोग सॉल्व करिए इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को, और उसके लिए किसी वेवी कर्व की जरूरत नहीं होती है। अब लग रहा है सब गायब ही हो गया है। वेवी कर्व सॉल्व होता है बट जरूरत है क्या? क्वाड्रेटिक लेस देन 0 कब होती है? कब होती है क्वाड्रेटिक लेस देन 0? सर रूट्स के बीच में। रूट्स के बीच में। क्या है इसका आंसर? sin x belongs to 1/2. 1 और हाफ के बीच में रहेगा। इसकी जो Yes, रूट्स yes. हैं वो है हाफ और 1, है कि नहीं? हाफ एंड 1। तो t बिलोंग्स टू आएगा क्लोज ब्रैकेट हाफ टू 1। क्या इस चीज में किसी को दिक्कत है ये सोल्यूशन निकालने में? सबको आता है ना ये? अब मुझे बताओ कि इसका मतलब क्या हुआ? इफ आई सब्स्टिट्यूट t as sin x नाउ, sin x is between half and 1। sin x हाफ और 1 के बीच में है। What is your answer? sin x हाफ और 1 के बीच में कहां पर होता है? ग्राफ बनाओ, खुद जान जाओ। हालांकि अब ग्राफ बनाने की जरूरत इतनी ज्यादा नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है? वो भी ग्राफ कहां से कहां तक? पूरा कोई ग्राफ नहीं बनाना मुझे केवल 0 से 2 पाई तक ग्राफ बनाना है, बस दैट्स इट। और कोई जरूरत नहीं भाई। तो हाफ वाली एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उनको पता है कि ये पॉइंट है π/6 और ये वाला पॉइंट है 5 π/6, और हमें चाहिए हाफ से 1 के बीच में। 1 भी डालते हैं। इतनी हेल्प मैंने तुम्हारी कर दी है। अब इसका आंसर भेजेंगे धनुष, दृष्टि और पलक। धनुष, दृष्टि और पलक, तीनों लोग मुझे व्हाट्सएप करो अपना आंसर। चलो ये किसका आंसर है अभी? अच्छा राधिका, तो वो पुराना। पुराना वाला है, ठीक है। कमान आंसर बताओ यार। Sir, 1 minute just. ओके, टेक योर टाइम, लुक एट दिस ग्राफ। ग्राफ को देखकर ये सोचना है कि हाफ से 1 के बीच में जो पोर्शन है, हाफ से 1 के बीच में ग्राफ का पोर्शन जो है वो एक्स एक्सिस पे कौन सी वैल्यूज कवर करता है, इतना सोचना है। एंड देन जनरलाइज दिस, यू विल गेट योर आंसर। इट्स इजियर देन इट अपीयर्स, ट्रस्ट मी, बहुत सिंपल है यार। ट्रिको इक्वेशन पढ़ने के बाद इन इक्वेशन में कुछ भी नहीं है, स्पेशली ये ट्रिक जब बता दी अब तो कुछ भी नहीं। हालांकि इसे बन सकते हैं अभी और बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन मैं जो दे रहा हूँ बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम्स।
तो जल्दी बताओ किसका आंसर आ गया? भेज दिया। जोहेब का आ गया, राधिका का आ गया। अच्छा ठीक है, करेक्ट जोहेब। एंड नहीं सर, ये किसका था? अरे कंफ्यूज हो गया। अच्छा जोहेब का सही था, जोहेब का सही। राधिका तुमने क्या भेजा? करेक्ट, राधिका करेक्ट। एंड ये किसने भेजा भाई अभी? धनुष। यस सर। धनुष सही है तुम्हारा, ठीक है, करेक्ट। ओके वेदांत, वेरी नाइस। वेदांत का आंसर आया भाई। वेदांत 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 वेदांत, अब थोड़ा सोचो, तुम्हारा आंसर रॉन्ग नहीं है बट करेक्ट भी नहीं, मतलब वो पार्शियली करेक्ट है। तुम क्या नहीं सोच पा रहे हो, तुमने क्या मिस्टेक की है उसको रियलाइज करो। मैंने शेड जो किया उसको ध्यान से देखो। क्या तुमने पूरा ग्राफ लिया है वेदांत? जो ग्राफ हमको लेना है, तो क्या तुमने वो तुमने आंसर यहां से यहां तक दे दिया है? जो मिस्टेक बहुत कॉमन है, कई लोग करते हैं कि 1 पर उसकी वैल्यू, तो π/2 पर उसकी वैल्यू 1 होती है, π/2। बट क्या हमें π/2 पे रुकना चाहिए? नहीं, π/2 के बाद भी जो वैल्यू है देखो, वो हाफ से तो बड़ी है ना। तो यहाँ पर जो तुम्हारा प्रिंसिपल सोल्यूशन आएगा, जो 0 से 2π के बीच में सोल्यूशन आएगा, वो डेफिनेटली क्या होगा? x बिलोंग्स टू π/6 to 5π/6। एंड हाउ विल यू जनरलाइज दिस? इसको जनरलाइज कैसे करते हैं? 2n by ऐड कर दो। x बिलोंग्स टू 2n pi plus π/6 to 2n pi plus 5π/6। This is our answer. तो वेदांत करेक्ट कर लो, कोई बात नहीं, आंसर करेक्ट है बट उसको वो कंप्लीट नहीं है, ठीक है। अभिजीत, अभिजीत करेक्ट। स्क्वायर ब्रैकेट यूज करने हैं बिकॉज हमने इक्वालिटी यूज की है ना। एंड दिस इज अनया। अनया यू सेंड इट ना? हाँ सर। ओके वेरी नाइस। अरे भाई, तो सबने सेंड कर दिया, जिसको मैंने बोला था उसने सेंड ही नहीं किया है। दृष्टि, पलक, पलक, दृष्टि, कहाँ हो तुम लोग? सर मैंने भेज दिया आई गेस। एक मिनट सर। तुमने भेजा था? किसको भेजा? मुझे? हाँ चलो ठीक है, ठीक है, ओके ओके, नो प्रेशर, कोई ऐसी बात नहीं है, करोगे तो अच्छा है। फाइन फाइन, ठीक है। तो दृष्टि ठीक है, कोई बात नहीं। सो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस अभी हमारे चल रहे हैं। अब तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा कि इसका वेरिएशन हो सकता है बहुत अच्छा, मतलब क्योंकि इनइक्वालिटीज हमने बहुत अच्छी सॉल्व की हैं। अब इसमें मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, राइट? आई कैन गो फॉर लाइक, मैं लॉग यूज कर लूँ, मॉड यूज कर लूँ, जितनी भी हमने इनइक्वालिटीज यूज की हैं उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डाल सकते हैं। बट सब कुछ डालने के बाद जो अल्टीमेटली जो सोल्यूशन आएगा, अगर वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, तो उसको जनरलाइज तुम्हें करना ही पड़ेगा, राइट? यानी तुम्हें पहले फंडामेंटल सोल्यूशन निकालना होगा और उसके बाद तुम्हें उसको जनरलाइज करना होगा। सो चलो एक और ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज ln tan x greater than or equal to 0।
ln tan x greater than or equal to 0. Solve this inequality. And this time Satyam, Siddhant and Tanisha. Satyam, Siddhant, Tanisha. तीनों आंसर भेजने की कोशिश करो. गलत होगा यार. इतने टेंशन में क्यों लेते? टेंशन मत लो. तनिषा को टेंशन नहीं होगी, बट सत्यम तू ही मत लेना भैया. टेंशन नहीं लेने का भाई. गलत हो गया, कोई इशू नहीं है. सर मुझे क्यों नहीं होगी टेंशन? ऐसे ही लगता है. तुझे नहीं होती. लेना भी नहीं चाहिए. टेंशन क्यों लेनी है यार? सत्यम, सिद्धांत, तुम लोग भी मैं कह रहा हूँ टेंशन मत लो. गलत हो गया तो गलत हो गया. तभी तुम्हें पता लगा. अभी तुम्हें शायद समझ में नहीं आया है, तो मैं वापस एक्सप्लेन करूंगा, फिर एक्सप्लेन करूंगा, फिर कर दूंगा. तब तक करता रहूंगा जब तक तुम्हें समझ में ना आ जाए. कहाँ जा रहे हैं हम? यही तो है. सत्यम सुन रहा है ना? सत्यम, यस सर. वेरी गुड. तो इस बार ये एलन यहाँ पे आ गया है, which we do not like to have current because we are solving trigonometric equation. एलन यहाँ पे क्या कर रहा है? वैसे भी जील है. एलन को हटाओ, गायब करो उसको. तो सबसे पहले तो ये एक लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी है, और इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है याद है ना? राइट हैंड साइड में आपको लॉग ऑफ समथिंग लिखना पड़ेगा. 0 को लिखना पड़ेगा. 0 को क्या लिखें? लॉग ऑफ 1. 1. करेक्ट. अब इस लॉग ऑफ 1 के बाद क्या पढ़ा था हमने? मैंने ln यूज किया, मतलब बेस जो है वो e है. तो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी हम सॉल्व कैसे करते थे, याद है किसी को? सर अभी एलन हट जाएगा. देखो, ln हटाने से पहले मैंने बात की थी डोमेन की, शायद तुम लोग भूल गए. डोमेन लिखना पड़ेगा पहले तो. डोमेन ग्रेटर देन 1 है, इसलिए tan x ग्रेटर देन इक्वल टू 1. डोमेन से इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली फर्क नहीं पड़ेगा, बट बाकी किसी ने पढ़ सकता है. डोमेन यहाँ पर क्या है? लॉग के अंदर जो भी लिखा हुआ है दैट शुड बी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव. tan x शुड बी ग्रेटर देन 0. ये डोमेन है. अब इस इनइक्वालिटी को आगे सॉल्व करना चाहिए, बट हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. रीजन क्या है? डोमेन लिखने के बाद जब तुम इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे, हाउ डू वी सॉल्व दिस इनइक्वालिटी? अभिजीत, तुमने ऐसा क्यों बोला कि हम ln को बोथ साइड्स हटा देंगे? क्या थियरी है इसके पीछे? सर tan x अगर ग्रेटर, सर ln 1 तो 0 ही होगा ना वैसे भी. ln 1 तो हमने 0 की जगह ln 1 लिख दिया. तुमने कहा कि अब ln हम हटा देंगे, तो ऐसे कैसे ln हटा देंगे? रीजन क्या है उसका? सर जो हाँ, सर इक्वालिटी है ना. इक्वलिटी है. तुमने कहा कि लॉग को अब यहां से हटा देंगे और आंसर आ जाएगा. tan x greater than 1 आ जाएगा. तो मैं पूछ रहा हूँ कि लॉग को हटाने वाली थ्योरी क्या है? ऐसे कैसे लॉग को हटा सकते हैं हम? सर उसको क्या बोलते हैं, जो मतलब एंटी नहीं सर, एंटी लॉग नहीं, जो tan x का पोजीशन है उसको क्या बोलते हैं? लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने की थ्योरी क्या थी? शुजोत बताएगा. हाउ डू वी सॉल्व लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी? थ्योरी ये थी कि अगर लॉग का बेस 1 से बड़ा है, रिमूव लॉग, इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम. If base of log is fraction, then if you remove log from both sides of the inequality reverses. उसका रीजन क्या है? Why this works?
इंक्रीजिंग फंक्शन. सर नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाएगा ना अगर मतलब बेस ग्रेटर देन 1 दिस का तो इज साइन सेम अब ये रहता था और मतलब वो दिस इज यू गाइस आर कटिंग कॉर्नर्स यार. कुछ तो है गड़बड़. मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा सीए होता है, तुम सारे चैप्टर रिवाइज करते हो, फिर ये हालत है. जो थोड़ी बहुत थियरी है तुम अभी लग रहा है कनेक्टेड ही नहीं हो यार. ऐसा कैसे चलेगा भाई? तुम्हें सही पता है बट उसका रीजन तो याद रखो. तुम्हें क्या याद करना है मुझे हमने बताओ. ग्राफ से देखा था कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है. हाँ, वो ग्राफ से उस टाइम देखा था. मैं दोबारा लॉग का ग्राफ बनाऊं, मैं तुम्हें वापस वो पढ़ाऊं, इतना भी टाइम नहीं है भाई कि हम हर चैप्टर बार बार पढ़ते ही रहें. मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में जब बोला कि इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ध्यान रखना, इनइक्वालिटी पढ़नी पड़ेगी, रिवाइज क्या किसी ने? सब मजा में है, मजे में ले लो भाई. अबे 10 स्टैंडर्ड नहीं है ये, 9 स्टैंडर्ड नहीं है ये. फाउंडेशन नहीं चल रहा है ये 11 12th और प्लस जेई की प्रिपरेशन है. थोड़ा सीरियस हो यार. एलएन रिमूव करेंगे, इनइक्वालिटी सेम रहेगी. सर वो इसीलिए क्योंकि जो अंदर है उसके तब वो उसके अंदर क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता ना. उसके अंदर क्या है बेस अभिजीत, उससे सर कोई यहाँ फर्क नहीं बेस पड़ता. 1 होता है तो बेस 1 साइन से सेम ग्रेटर है. रहता है बेस और अगर 1 से बड़ा है, अगर हाँ बेस सर वैल्यू बट नहीं सर कुछ नहीं. उसके अंदर क्या है उससे फर्क बाद में पड़ेगा जब हम उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी कोई फर्क नहीं पड़ता. अभी तो tan x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा. जब tan x 1 से बड़ा होगा तभी ln tan x पॉजिटिव होगा. और ये बात सबको पता होनी चाहिए भाई. ln 1 0 होता है. 1 से बड़ी वैल्यू पे log पॉजिटिव होएगा, 1 से छोटी वैल्यू पे फ्रैक्शन पे log नेगेटिव होगा. ये सबको पता है. पता नहीं बोल क्यों नहीं रहे हो, क्या दिक्कत है? प्रैक्टिस क्यों नहीं करते हो? प्रिपेयर्ड क्यों नहीं रहते हो? tan x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए और डोमेन कहता है कि tan x पॉजिटिव होना चाहिए. तो क्या ये बात समझ में आ रही है कि मैंने क्यों बोला था कि tan x ग्रेटर देन 0 सॉल्व करने की जरूरत नहीं है? क्यों? क्योंकि अगर तुम दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, जो कि लेना है, एंड भाई डोमेन के साथ हमेशा इंटरसेक्शन ही तो लेते थे हम. एक बार फिर हम इंटरसेक्शन ही लेंगे ना. जाएगा सेकंड कंडीशन से. तो सेकंड, हाँ, तो tan x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ही तो आएगा. करेक्ट. यस सर. यस सर. अब tan x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 को सॉल्व कैसे किया जाए और देखते हैं. ग्राफ बनाते हैं tan x का. अब मुझे बताओ सबसे पहले tan x का जो हम ग्राफ बनाए वो कहां से कहां तक बनाया जाए? -π/2 से π/2 तक. यस, तो 0 to पाई तक. यस, ये बोथ आर करेक्ट. दोनों लोग सही बोल रहे हो. You can choose any pi interval because the fundamental period of tan is pi. So what Radhika said is correct. What Abhijit said is also correct. I can choose 0 to pi. I can choose -π/2 to π/2. The choice between -π/2 to π/2 can be preferred because continuous function बन गया हमारे पास, break नहीं हुआ. Otherwise तुम वो भी ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, वो भी तुम कर सकते हो. दोनों ही केसेस में you will get same answer. प्लॉट 1 वेयर ऑन y एक्सिस. y एक्सिस पे 1 को प्लॉट करते हैं. 1 के करस्पॉन्डिंग x एक्सिस पे क्या आएगा? π/4. हम देख रहे हैं tan x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. 1 से बड़ी वैल्यूज y एक्सिस पर. तो 1 से बड़ी वैल्यूज y एक्सिस पे प्लॉट करने के बाद तुम्हें ग्राफ दिख रहा होगा जो उसके करस्पॉन्डिंग है. ये रहा वो ग्राफ. और अगर ये ग्राफ उसके करस्पॉन्डिंग है तो x एक्सिस पे कौन सी वैल्यूज हैं जो इस चीज को सेटिस्फाई करेंगी? ये देखो रजत, कौन सा पोर्शन है जहां पे tan x 1 से बड़ा है? सर π/4 to π/2. वेरी नाइस. तो हम क्या लिखें? x बिलोंग्स टू, कंप्लीट आंसर तो मुझे π/4 included, π/2 π/2 included क्योंकि वहां पे because इनफाइनाइट हो जाता है. इक्वालिटी है और π/2 इंक्लूड कभी नहीं होता बिकॉज वहां पे अनडिफाइंड होता है. बिल्कुल सही बात.
And then now we are going to generalize this. इसको generalize कैसे करेंगे? सर n पाई से ऐड करेंगे n पाई ऐड कर n पाई, क्या बात है, क्योंकि बहुत smart. इसका पीरियड पाई इंटरवल Period पे pi है। रिपीट हो रहा है ना, तो फिर n पाई आ जाएगा। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया भाई। तो तुमने शायद ये बात मेरी ध्यान से सुनी, इसलिए तुमने गलती नहीं की। आई टोल्ड यू हियर फंडामेंटल पीरियड के लिए सॉल्व करना है एंड देन n टाइम्स फंडामेंटल पीरियड ऐड करना है, बिकॉज tan x का फंडामेंटल पीरियड पाई है, so we will not add 2n pi here, we will add n pi plus pi by 4 to n pi plus pi by 2, and this is your answer. बहुत बढ़िया, शाबाश, क्या बात है। नोट कर लो, इस सॉल्यूशन को नोट कर लो। मुझे भाई कैलकुलस में फंक्शंस में कोई रेस्ट नहीं लेना है। तुम जितने स्लो कराओगे मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आराम से पढ़ाऊंगा, महीने 2 महीने फंक्शन पढ़ लो। इसलिए नहीं, ये थोड़ा सा ओवररेटेड भी है कि फंक्शंस को लोग पढ़ते हैं एक्चुअली, लेकिन वो फालतू चीजें पढ़ते हैं। हम रेलेवेंट चीजें पढ़ेंगे। और फायदा क्या है, इनइक्वालिटीज रिवाइज हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज हो रहा है ना, तो उसका एडवांटेज लो। जिन लोगों का बैकलॉग है, जिन लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, उनको सब कुछ रिवाइज होगा यहाँ पर। तुम करो रिवीजन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, because calculus is something you are going to move on with in your graduation course as well. बीटेक में भी कैलकुलस ही रहने वाली है। कैलकुलस में आप कोई रिस्क नहीं ले सकते भाई। नोट किया? हाँ सर। सर हम्म, आप बताओगे आपने क्यों बोला ऐसे क्या बोला मैंने? कि मैं टेंशन नहीं लेती, आपको ऐसा लगता है? अरे मुझे ऐसा लगा, मतलब तेरे रिस्पॉन्स है अभी, जो मतलब एटलीस्ट तुम इंटरेक्ट तो कर रही हो। बाकी ये लोग बोलते नहीं, तुम्हें लगता है वो टेंशन में रहते हैं, वो बेचारे वो परेशान रहते हैं कि मेरा आंसर रॉन्ग हो गया तो मेरी जो है इमेज खराब हो जाएगी। अरे इमेज पहले बनाओ तो फिर खराब होगी भाई। तो मैं इसलिए कह रहा था, और कोई बात नहीं है। डोंट टेक सीरियसली, ऐसा कुछ नहीं है। टेंशन मतलब यू आर सीरियस अबाउट स्टडीज, बट यू नॉट कंसिडरिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरा आंसर गलत हो गया, सही हो गया, विच मेनी ऑफ यू डूइंग। सब लोग अटेम्प्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, but जो लोग नहीं करते हैं, बोलते ही नहीं है, तो उनको डर है ना कि भाई गलत हो गया आंसर तो लोग क्या सोचेंगे। तो ये मत सोचो यार, इतना क्यों सोचते हो? हम्म? बस, और कोई बात नहीं थी। हाँ, अब तुम टेंशन लेने लगी हैं, ये सही है। नहीं सर, मैं थोड़ा ओवर थिंक करती हूँ ना, इसलिए। हाँ, तो ओवर थिंक नहीं करना है भाई, तुम्हें कह रहा हूँ। ओवर थिंक करने की भी तुम्हारी एज नहीं आई तुम लोगों की। ओके, तो सबका आंसर आ गया भाई, सबको समझ में आ गई ये बात। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करोगे? हाँ सर। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन में ले आते हैं, मॉड भी ले आते हैं। चलो मॉड भी थोड़ा सा देख लें। 2 mod sin x, ठीक है। 2 mod sin x प्लस 4 mod sin x, एक मिनट, माइनस हाफ 4 mod sin x minus half is equal to 1. इक्वालिटी। हाँ, इक्वालिटी भी ठीक है, चलो ठीक है, इनइक्वालिटी लगा दो, लेस देन और इक्वल टू 1। चलो सॉल्व करिए आप लोग इसको, बताइए आंसर क्या है।
सर इसमें एंड में तो इक्वालिटी आ रहा है क्या आ रहा है? सर, इक्वालिटी शायद। इक्वालिटी आ रहा मतलब? सर बस इक्वालिटी होल्ड करेगा ना सर, क्योंकि दो केसेस में sin x ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ आया और थर्ड केस में sin x लेस देन इक्वल टू हाफ आया। मतलब हम इस मॉडुलस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं ये, तो इसको सॉल्व करने का हमारा तरीका क्या था? किस तरीके से हम सॉल्व करते थे भाई? अपना क्रिटिकल पॉइंट मेथड, T is equal to हाँ, 0, t equals 1 by 0 2 और 1 by 2. 0 and half. Yes, we will form two cases, three cases. 3 होंगे, केसेस 0 से कम, 1 by 2 से ज्यादा, 0 to 1 by 2 के बीच में. परफेक्ट। तो पहला केस मान लो ले लिया मैंने, t बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0, ठीक है ना? सर अब इस केस लेकिन में क्या होगा? सारे मॉड नेगेटिव बनोगे, -2t -4 times t minus half less than or equal to 1. You solve this and what will you get? सर एक में sin x लेस देन इक्वल टू हाफ आ रहा है, एक में sin x ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ greater than equal to half. सो बस Equality. मतलब it is always correct, you're saying, हमेशा सही है। नहीं सर, बस नहीं सर, बट इक्वालिटी एक ही उनका intersection सिर्फ equal इंटरसेक्शन है। लेंगे तो बस अच्छा, इक्वालिटी। इंटरसेक्शन में एक ही वैल्यू आ रही है केवल? हाँ अच्छा, सर, रुको पहले मैं देख लेता हूँ। यहाँ से क्या सॉल्व हो गया है? 6t is greater than equal to, क्या हो गया? 3, ठीक है? तो t greater than equal to half और माइनस इन्फिनिटी 0 और ग्रेटर than equal to हाफ का कोई इंटरसेक्शन होगा? हाफ टू इन्फिनिटी होगा ना ये, नो इंटरसेक्शन, राइट? केस 2 क्या होगा? t belongs to 0 0 to half, 0 to हाफ। और इसमें क्या होगा? पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, और क्या गया यहाँ से फिर? 2t greater than equal to, बताओ यार क्या रहा है? 1. यस सर, Yes sir. यस सर So t greater than equal to half. एक बार फिर no intersection. Case 3, when t belongs to half to infinity. अब सब पॉजिटिव ओपन होंगे। So 2t plus 4t minus half less than equal to 1. And this implies what? 60. 60 less than equal to 60 less 60 less than equal to 3 So t less than or equal to. इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉसिबल है, but just one value, 1 that by is 2 t equals t to. equals half। So that's why I said, मैंने पहले ही बोला था इक्वेशन लिखते हैं, चलो ठीक है तुमने चेंज कराया, कोई बात नहीं,
हमारा आंसर आ गया sin x इज इक्वल टू हाफ। इस बार तो इनइक्वालिटी बनी ही नहीं, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनी तो बहुत अच्छा है। क्या आंसर लिखोगे बताओ? दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू n pi plus minus n 1 power pi plus minus 1 to the power n into pi by 6. into pi by 6. बस परफेक्ट। आगे तुम्हारा आंसर नोट कर लो जिन लोगों को नहीं आया हो। सिर्फ वो माइनस इन्फिनिटी से जीरो वाला केस दिखा सकते हैं। कौन सा केस? पहला केस है जोएब? हाँ सर। बट सर तुम लोग लेकिन एक बार आपको बोल के माइनस गायब हो जाते हो। हाँ सर। बोलना, क्या बोल रहे हो? सर सर मैंने फिर से सिली मिस्टेक की है। सिली मिस्टेक? अरे कब तक करते रहोगे सिली मिस्टेक? सर मुझे एक डाउट है, मतलब वो -4 टाइम्स t माइनस हाफ जो है, -4 t माइनस, दोनों नेगेटिव ओपन होंगे ना यार। माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में दोनों नेगेटिव ओपन होंगे फर्स्ट केस में। हाँ सर। इसमें डाउट क्या? सर उससे कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, बट -1 to 0 नहीं लेना चाहिए क्या? -1 to 0 लेना चाहिए था, sin x कंसीडरिंग sin x है। हाँ सर, पर वो लेकिन बाद t में हम is equal to कर sin. लेते हैं, अगर मान लो कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्शन आता तो -1 to 1 के साथ इंटरसेक्शन कर लेते हैं उसका, कोई दिक्कत नहीं। हो गया भाई, मुझे आगे बढ़े। आंसर अलग कैसे आ रहा है? क्या कैसे आ रहा है? मुझे इसमें आंसर अलग आ रहा है। अब मुझे नहीं पता तूने क्या गलती की है, भेज देना सर एक व्हाट्सएप मिनट करना, ऊपर का। ऊपर करूँ। मतलब इसमें कोई ट्रिग्नोमेट्री तो यूज ही नहीं हुई, ये तो बेसिकली मॉड का नहीं क्वेश्चन सर, था। सब कुछ समझा, बस एक मतलब मैंने ब्रैकेट खोला तो मेरे को अलग आ रहा है, sin x लेस देन इक्वल टू 1/6 आ रहा है एक केस में। सर एक्चुअली वो माइनस माइनस प्लस हो वही, जाता है। वो 1/6 नहीं होगा पहले केस में? हाँ सर, पहले केस में सिर्फ क्या हो रहा -4 और -हाफ है ना, तो सर हाँ, वो वो प्लस हो जाता +2 हो जाएगा और फिर वो साइड जाएगा ना। है? अच्छा अच्छा, तुम ये कह रहे हो कि गलती हो गई यहाँ पे, हमने किसी ने 3 बोला था तो मैंने लिख दिया था। हाँ सर, मेरे को लगा मैंने कुछ गड़बड़ किया है, कब से देख फर्क रहा आंसर तो वही रहेगा, सही बात। यहाँ पर हो जाएगा 1/6, लेकिन अभी भी इंटरसेक्शन तो होगा नहीं, भी नो सेम तो आंसर ही होगा। हाँ, ठीक है 1/6 आएगा, सही कह रहा सर केस 3 है। केस 3 केस में क्या हुआ? नहीं बस देखना था, हो गया। हाँ देखो ना, हो गया। हेलो, यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, log cos 2 pi x base x greater than equal to 0।
हाँ भाई, तो आंसर है कुछ? सर cos 2πx is equal to 1 होगा ना शायद। यस सर। सर क्योंकि दो केसेस बनेंगे, लेस देन इक्वल टू बेस इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। तो यहाँ पर हाँ, ये बात तो सही है कि जब बेस भी वेरिएबल होता है तो लॉगरिथमिक इक्वलिटी में हम इसकी बात कर चुके हैं। लॉग पॉजिटिव कब होता है? हम केवल बेस की बात ना करें, मैं इन जनरल पूछ रहा हूँ, लॉग पॉजिटिव कब होता है? जब जो लॉग के अंदर रहता है वो 1 से बड़ा हो। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। और बेस भी लॉग बेस पे भी डिपेंड है। बेस 0 से बड़ा होना चाहिए। बेस तो जीरो बेस से और बड़ा जो होना ही बेस चाहिए। फिर अगर 1 से बेस बड़ा एक होना से को- बड़ा नहीं हुआ तो वैसे ही बेचारा लॉग की लग जाएगी। सर इक्वल टू के राइट साइड जो है वो लॉग के अंदर जो है उससे बड़ा होना चाहिए। नहीं, ये गलत बात है, ये जरूरी नहीं है। दोनों वैल्यूज यानी बेस और जैसा तुमने लॉग लिया है, दोनों 1 से बड़े होने चाहिए या दोनों ही फ्रैक्शंस होने चाहिए 1 से छोटे होने चाहिए। भूल गए तुम लोग, कोई बात नहीं, इसलिए तो मैं पढ़ा रहा हूँ सब कुछ वापस याद दिलाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल लॉग 4 बेस 2 है, पॉजिटिव है, और लॉग 1/4 बेस हाफ इज ऑल्सो 2। दोनों फ्रैक्शन हो या दोनों 1 से बड़े हो तो लॉग पॉजिटिव रहेगा। अगर एक 1 से बड़ा है, दूसरा 1 से छोटा है, आंसर नेगेटिव आ जाएगा। क्या ये बात तुम्हें याद आई? यस सर। बहुत अच्छे। और फिर ये भी होना चाहिए ना कि फ्रैक्शन में वो जो ब्लॉक के अंदर है वो बेस से छोटा होगा। किससे छोटा होगा? बेस से फ्रैक्शन होगा तो। ये यस सर, वो बेस से छोटा होना चाहिए। इससे छोटा होना चाहिए। जैसे ये सही नहीं है, 1/2 रखा, 1/4 रखा, नहीं गलत हो सर, जाएगा। पॉजिटिव होने के लिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ पॉजिटिव, ये आंसर नेगेटिव आ जाएगा। लॉग 1/2 बेस 1/4 क्या होगा बताओ, क्या आंसर आएगा? वन बाई टू, सॉरी सर। हाँ, मैं रूट Correct. और नेगेटिव में कंफ्यूज हो गया। पॉजिटिव होने के लिए इतना ही काफी है कि दोनों 1 से बड़े हो या दोनों फ्रैक्शन। ये बात अगर तुम्हें अब ये रियलाइज हो गई, याद आ गई, तो अब बताओ तुमने जिसका लॉग लिया है वो क्या है? वो है कॉस ऑफ समथिंग, समथिंग रियल। कॉस ऑफ समथिंग अगर है यहाँ पर, किसी चीज का हमने कोसाइन लिया है, कॉस लिया है, तो भैया वो चीज तो -1 to 1 रहेगी। चलो ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकती, लॉग है उसका, तो जो भी रहेगा 1 से तो छोटा ही रहेगा। ये फ्रैक्शन ऑलरेडी है। ये बात मानते हो नहीं मानते हो? हाँ सर। यस सर। तो इसका मतलब एक कंडीशन तो ऑटोमेटिकली आ गई, और ये आ गई जो x है, जो x है यहाँ पर, केस 1 में आते हैं इसको, if x belongs to 0 to 1, अगर x एक फ्रैक्शन है तो जो cos 2πx है उसको भी एक फ्रैक्शन होना पड़ेगा, मतलब उसको 1 और 0 के बीच में होना पड़ेगा। बताओ ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? यस हाँ सर। सर। और अगर इनफैक्ट यहाँ पर इक्वलिटी लगा तो क्या फर्क पड़ता है? cos x 1 भी हो गया तो log 1 तो 0 ही होता है। अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी रखी जाए, अब cos 2πx को 1 से बड़ा होना पड़ेगा। जो कई लोगों को ऑड लग रहा होगा सुनने में, cos 2πx 1 से बड़ा कैसे हो सकता है? बड़ा तो हो ही नहीं सकता। cos थीटा क्या सर 1 से आपकी बड़ा? वॉइस सर थोड़ी आपका muffled आ रही है।
नहीं सर, थोड़ा नहीं सर, बहुत कम हो गई है। अच्छा, वॉल्यूम कम हो गया। अभी बताओ। सर अभी ठीक है। अब आ रही है। तो मैं कह रहा हूँ कि cos थीटा ग्रेटर देन 1 तो नहीं हो सकता, बट इक्वल्स टू 1 तो हो सकता है ना। क्यों भाई? ये तो हो Yes, sir. सकता है। यस सर। हाँ सर। यस सर। Your answer is intersection of these two and intersection of these two. Can you get me the final answer? अब मैंने लॉग वाला तो थियरी था, वो तो मैं रिवाइज करा दिया। नहीं होगा क्या हो गया जोएब? केस 2 में अगर इसको 1 करना है तो फिर उसके लिए 0 डालना पड़ेगा ना। अब मुझे ये सब नहीं पता, आंसर बताओ, क्योंकि अब तुम आंसर निकाल सकते हो। इफ यू आर वंडरिंग कि cos 2 पाई x का ग्राफ कैसा दिखेगा, कैसा बनेगा, तुम्हें बना के दिखाई दे रहा हूं। ये देखो, cos 2 पाई x, ये मैंने cos x का ही ग्राफ बनाया है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे केवल x की वैल्यूज को चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल 0 पर इसकी वैल्यू 1 होगी, पाई बाई 2 पर इसकी वैल्यू 0 होती थी, बट अब वो जो पाई बाई 2 है वो x की वैल्यू नहीं है, वो 2 पाई x की वैल्यू है। तो x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है क्या? 1/4। 1/4। पाई पर इसकी वैल्यू -1 होती थी, अब वैल्यू कहां पे आएगी? वो 1/2 पे आएगी। 3/4 पे वापस 0 होगा, 3π/2। और जो पॉइंट पहले 2 पाई हुआ करता था, 2 पाई, अब वो 1 हो गया। 1। स्केलिंग मेरी अप्रोप्रिएट नहीं है, ये x एक्सिस का 1 और y एक्सिस का 1 जो है वो प्रॉपर नहीं दिख रहा, बट दिस इज द ग्राफ ऑफ y equals to cos 2 pi x. So if you need this graph, it is here, हमारे सामने है। इस ग्राफ का यूज करो एंड फाइंड मी द करेक्ट आंसर। If x belongs to 0 to 1, what will be the solution to this inequality? सोचना बहुत पड़ेगा दोस्तों, ग्राफ बहुत बनाने पड़ेंगे, फंक्शंस चैप्टर जो है ना उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है कि अब तुम्हें जो है पेपर पेन लेकर ग्राफ प्लॉट करना, ग्राफ में चेंजेस। नेक्स्ट लेक्चर में मैं तुम्हें ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन सिखाऊंगा कि भाई ग्राफ में अगर हमने फंक्शंस में थोड़े बहुत चेंजेस किए, x की जगह पर x+1 डाल दिया तो ग्राफ में क्या चेंज होगा। जैसे यहाँ पे देखो cos x की जगह पर मैंने 2 पाई मल्टीप्लाई कर दिया, cos 2 पाई x बन गया, तो अब ग्राफ में क्या चेंज हो गया। ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन आज मैंने तुम्हें ग्राफ बना के दिखा दिया है। सो आई थिंक should be fairly clear कि अब आंसर केस 1 का क्या होगा। who will give it a try? बताओ केस 1 का आंसर कौन बताएगा मुझे, क्या आंसर है? Anybody? जीरो से 1 के बीच, 0 से 1 के बीच के लिए आंसर क्या है? चलो इसको ट्राई करेगा भव्य। ग्राफ देखो, आंसर बताओ। रुशिक, प्राप्ति, आर्यन, प्राप्ति ट्राई करोगे केस 1 का आंसर? क्या ग्राफ देखकर तुम ये बता सकती हो कि cos 2 पाई x 1 से छोटा और 0 से बड़ा कहां पर है?
तो -1/4 to 1/4 केस 1 का आंसर क्या है भाई? 1 to 1/4, 0 to 1/4, 0 to 1 by 4 3/4 to or 1. 3 by 4 to 1. 3/4 to 1. वेरी गुड. 0 to 1/4 round bracket Yes. union Yes, sir. 3/4 to 1. हालांकि 1 पर यहाँ पे मैंने राउंड लगाया है, तो तुम हटा दो 1 को. चलो, वैसे 1 होना ही चाहिए, बेस वैल्यू 1 नहीं हो सकती. 1 पे राउंड ब्रैकेट. बहुत बढ़िया. और केस 2 का आंसर क्या होगा? क्या सोल्यूशन होगा इस इक्वेशन का? cos 2 pi x equals to 1 का सोल्यूशन क्या होगा? All whole numbers. All whole numbers. All whole numbers. Is it true? सर फाइ नहीं होगा. पाई मतलब कभी हो ही नहीं सकता. Sir, actually all integers. 1 को छोड़ के सारे होल नंबर. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करना भूल गए क्या भाई लोग? Sir, all integers. cos 0 1 होता है. मैं 2n पाई लिख दिया, वो भी चलो ठीक ही था. जर्नलाइज करो उसको. टू पाई कैंसिल करो, यू विल गेट योर आंसर. कितनी बड़ी बात है भाई. आंसर इज ऑल इंटीजर्स. यू टेक एनी इंटीजर 0 1 2 -1 -2 कुछ भी रखो. Every time you will get a multiple of 2 pi 360 or cos 360, cos 720, cos 0, cos -360 सब 1 होता है. So what is the answer in second part, second case? Answer is x belongs to what? Integers. Integers. Is it all integers? 1 to इंटरसेक्शन लेना होगा. Intersection लेना पड़ेगा. Intersection. So all Natural number. Natural number. इनफैक्ट x क्योंकि बेस में है, मैंने ये शायद बाय मिस्टेक स्क्वायर ब्रैकेट लिख दिया यहाँ पर. बेस में था ना, ये 1 के इक्वल नहीं हो सकता. तो 1 को छोड़ के भाई, सॉरी 1 को छोड़ना पड़ेगा. 2 से स्टार्ट होगा, है कि नहीं? x 1 नहीं हो सकता बिकॉज लॉग का बेस 1 नहीं हो सकता. और अब जो तुम्हारा आंसर आया उनका यूनियन क्या होगा? 0 to 1/4. ये 0 भी मैंने राउंड ब्रैकेट लगाया था इसमें. 0 to 1/4 यूनियन 3/4 to 1 यूनियन 2 3 4 5 and so on to infinity. ये है तुम्हारा आंसर. समझा कुछ? Yes. आगे आंसर. Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो लास्ट वाला क्वेश्चन तो- थोड़ा अच्छा था, ठीक ठाक था जो तुमने किया. तो आज हमने केवल फंक्शंस जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करने की तैयारी की है, क्योंकि डोमेन में हमको इनइक्वालिटीज, थोड़ा बहुत इनइक्वालिटीज का मैं रिवीजन कराया विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस. जरूरी था. तो फिर कह रहा हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर के पहले इनइक्वेशंस वाला जो अपनी बुकलेट है उसको सॉल्व, उसके थोड़े थोड़े क्वेश्चन उठा के सॉल्व कर डालो यार, है ना? यस सर. कर सकते हो ना इतना? ओ भैया क्लास में बोल लो, क्यों नहीं बोलते हो यार? क्या शर्माए यार, यश क्या हद है यार. क्या हो गया यार तुम लोगों को? 6 महीने 7 महीने 1 साल हो जाएगा, लग रहा है कि पता नहीं क्या, कभी कोई बोलेगा या नहीं बोलेगा, कुछ तो मतलब यहाँ पे सब शांति शांति है. मतलब क्या कर सकते हैं सर ऑनलाइन में ऐसा ही. अरे ऑनलाइन में ऐसा कैसा यार?
शक्ल दिख नहीं रही है, कुछ भी बोलोगे पता नहीं चलेगा, उसके बाद भी चुपचाप बैठे हो यार। चलो क्लास में तो आदमी जो है थोड़ा सा